सभी बच्चे बेटा पहली उंगली अंगूठी के नीचे, दोनों हाथ घुटने पर, इसको कहते हैं ज्ञान मुद्रा। ठीक है। हरि सभी विद्यार्थी दोनों हाथ जोड़ें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती मया दृष्ट्वा वीणा पुस्तकधारिणी हंसवाहिनी समायुक्ता विद्यादानं कुर्वे मम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण नारायण नारायण। हाथ नीचे कर लेंगे और ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएंगे। सो हाउ आर यू ऑल चिल्ड्रन? कैसे हैं आप सब? कि शिक्षा जो है, आप सब विद्यालय आते हैं तो किस लिए आते हैं? शिक्षा के लिए आते हैं ना। तो शिक्षा कितने प्रकार की होती है बच्चों? कौन बताएगा मुझे? एजुकेशन इज ऑफ हाउ मेनी टाइप्स? हु विल टेल? जिसको मालूम है हाथ ऊपर कीजिए, आप तक माइक आ जाएगा। शिक्षा कितने प्रकार की होती है? एजुकेशन इज ऑफ हाउ मेनी टाइप्स? कुछ भी हो, डरना नहीं है, ठीक है ना। कोई आपको कुछ कहेगा थोड़ी, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा? गलत आंसर होगा। ठीक है, तो ज्ञान मुद्रा, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, ठीक है। लगना चाहिए कि हम बच्चों के बीच में, और वो भी इतने प्यारे बच्चे, और इतना सुंदर आपके स्कूल का नाम है, श्री राम सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अच्छा, राम जो होता है इसका अर्थ क्या है? कौन बच्चा बताएगा? राम जी हमारे भगवान हैं, लेकिन राम शब्द का अर्थ क्या है पता है किसी को? जो रोम रोम में बसता है उसको हम राम कहते हैं। रोम रोम समझते हो बेटा? आपके शरीर जो है किससे बना है? सेल से बना है ना। तो इसी प्रकार से हमारा शरीर जो है, इसकी एक एक कोशिकाएं जो है उसको हम रोम रोम बोलते हैं। उन सब में जो बसता है वो क्या है? राम। राम क्या है? रात को जब आप थक जाते हैं तो किसकी गोद में आप विश्राम पाते हैं? वो है राम। समझ में आया आपको? तो आपके स्कूल का नाम कितना प्यारा है। रोजाना दिन भर काम करते हैं तो थक जाते हैं कि नहीं? थक जाते हैं ना। और फिर थकते हैं तो रात को हम सोते हैं, है ना। तो किसमें विश्राम पाते हैं? अपनी आत्मा में। तो राम क्या है? आत्म स्वरूप है। तो इसलिए दो अर्थ आपको पक्के समझ आ जाने चाहिए राम के।
एक रोम रोम में जो बसता है वो है राम, दूसरा है जिसकी गोद में रोजाना हम सब आत्म विश्रांति पाते हैं, वो है राम। ठीक है, जो हमारी आत्म स्वरूप है। तो अब मेरा प्रश्न जो था उसका उत्तर मैं आपको देती हूँ। सबके सब कमर गर्दन बिल्कुल सीधी और ज्ञान मुद्रा में, पहली उंगली अंगूठे के नीचे, दोनों हाथ घुटने में। विद्या जो है वो दो प्रकार की होती है। पहली जो आप सब विद्यालय में ग्रहण करते हैं, लौकिक शिक्षा। क्या है बेटा? लौकिक शिक्षा, या जिसको हम बोलते हैं अल्फाबेटिकल नॉलेज। जो आप यहाँ आते हैं, अक्षर ज्ञान पाते हैं, वो है लौकिक शिक्षा, जिसमें आप इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएस, कंप्यूटर्स, फिजिकल एजुकेशन सब पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरी है कौन सी शिक्षा? बोलो। लौकिक तो मैंने बता दी, दूसरी आध्यात्मिक शिक्षा। कौन सी? आध्यात्मिक शिक्षा, जिसके अंदर फिर दो भाग हैं, यौगिक शिक्षा और ब्रह्म विद्या। क्या है? आध्यात्मिक शिक्षा के दो भाग कौन से? यौगिक शिक्षा, बोलो, और ब्रह्म विद्या। तब आपकी शिक्षा कंप्लीट होती है। ठीक है ना? नहीं तो जो सिर्फ लौकिक शिक्षा पाते हैं ना, वो तो अधूरी शिक्षा है। अच्छा, आप सब मुझे बताइए कि कोई बच्चा खूब पढ़े, हमेशा 100 में से 100 मार्क्स लेकर के आए, लेकिन कोई भी विपरीत परिस्थिति आ जाए तो तुरंत गुस्सा हो जाए, क्रोधित हो जाए, तो शिक्षा काम आएगी? भले कक्षा में प्रथम आता हो, लेकिन माता पिता का आदर नहीं करे तो चलेगा बच्चों? भले उसको सारे सब्जेक्ट्स की खूब अच्छी नॉलेज हो, लेकिन घर पे दादा दादी बीमार हो तो उनको पूछे भी नहीं, दवाई भी नहीं दे, हालचाल नहीं पूछे तो चल जाएगा? बोलो बोलो, हाँ ना तो बोलो, नहीं ना। और कभी कहीं खेल खेल रहे हैं, मित्र को चोट लग गई तो उसको वहाँ छोड़ करके चलते बनो, तो बोलेंगे ये बहुत अच्छा बच्चा है? नहीं ना। तो आप सब इस बात से सहमत हो ना कि विषयों के ज्ञान के साथ साथ आपको मानवीय संवेदनाएं भी समझनी जरूरी है, हाँ या ना? और यौगिक शिक्षा जो है वो किस लिए है? अगर कोई विद्यार्थी है और वो बीमार रहता है तो क्या उसको पढ़ाई में मन लगेगा? बोलो बच्चों। भोजन करेगा तो स्वाद आएगा? नहीं आएगा ना। कोई भी कार्य उसको दिया जाए तो क्या वो उत्साह से करेगा? तो यौगिक शिक्षा जरूरी है कि नहीं? क्योंकि क्या कहते हैं, अ हेल्दी माइंड रेस्ट्स इन अ हेल्दी बॉडी। क्या कहते हैं बेटा? एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, उसका विकास होता है। तो शरीर का स्वस्थ रहना जरूरी है ना। तो योगासन प्राणायाम आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? ठीक। और तीसरी विद्या जो है ब्रह्म विद्या, उसके बारे में भी आपको बताएंगे अभी धीरे धीरे। ठीक है, तो दो विद्याएं तो समझ आ गई ना। लौकिक इज सब्जेक्ट नॉलेज व्हाट यू आर गेनिंग इन योर स्कूल्स, और यौगिक शिक्षा जिसमें योगासन प्राणायाम वगैरह, जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हम उत्साही रहे, कोई भी कार्य करें तो पूरी एकाग्रता से कर सकते, है कि नहीं? क्योंकि शरीर बीमार तो मन कहाँ लगता है फिर? न खाने में लगता है, न नींद आती है, न पढ़ाई में मन लगता है, न खेलना ही अच्छा लगता है। जबकि खेलना तो बच्चों को सबसे ज्यादा प्यारा होता है कि नहीं? हाँ या ना? फिर लेकिन तब उसमें भी मन नहीं लगता। तो इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना है। और साथ ही साथ आप सबके सब इस बात से तो सहमत हो ना कि मनुष्य योनि जो है ये
84 लाख योनियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ योनि। आप सब इस बात से सहमत हो कि नहीं? डू यू ऑल एग्री विद इट? हाँ, तो क्यों है श्रेष्ठ, इसका उत्तर कौन बच्चा देगा मुझे? वाई आर यू सुपीरियर? आप श्रेष्ठ क्यों हो? कौन बच्चा बताएगा मुझे? नहीं मालूम? ठीक है, थोड़ी देर सोचो, तब तक मैं दूसरी बातें बताती हूँ आपको, फिर आपसे ही पूछूंगी, ठीक है? चलो, अब सब बच्चों को मैं प्यारी सी कहानी सुना, सबके सब सुनना ध्यान से, ठीक? लेकिन कमर गर्दन सीधी और पहली उंगली अंगूठे के नीचे, ठीक? I should have a feeling that I am amongst energetic children, है कि नहीं? मुझे एहसास होना चाहिए ना कि मैं ऊर्जावान बच्चों के बीच में, आलसी बच्चों के बीच में नहीं हूँ, पुरुषार्थी बच्चों के बीच में, है कि नहीं? हाँ या ना? ठीक। एक बच्चा था, वो रोज जाता था एक आम के पेड़ के पास और उसकी छाया में बैठता, उसके साथ खेलता, कभी कभी उसके ऊपर चढ़ जाता, उसके फल तोड़ता मीठे मीठे और खाता, और उसके बाद कभी कभी उसी की छाया में सो जाता था, ठीक है ना? तो वो जो बच्चा था वो रोज आना जाता उस आम के पेड़ के पास और उसको बड़ा प्रेम था उस आम के पेड़ से। अब क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा वो। जब थोड़ा बड़ा होने लगा तो अब जब बच्चे घर पे होते हैं छोटे छोटे तो सारा दिन घर पे रहते, थोड़े बड़े होते हैं तो फिर विद्यालय जाना शुरू करते क्योंकि पढ़ना होता है ना। तो वो बच्चा भी विद्यालय जाने लगा। तो अब कुछ दिन वो आम के पेड़ के पास गया नहीं, थोड़ा बड़ा हुआ, कुछ वर्ष बीत गए, फिर एक दिन पहुंचा आम के पेड़ के पास। आम का पेड़ उसे देख के इतना खुश हो गया कि अरे अब मेरा बच्चा मेरे पास आया है, अब मैं इसके साथ बैठूंगा, खेलूंगा, हम दोनों बातें करेंगे। लेकिन जब वो गया तो थोड़ा उदास था। तो आम के पेड़ ने पूछा, क्यों उदास क्यों हो तुम? तो उसने कहा कि देखो अब मैं विद्यालय जाता हूँ लेकिन मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, फीस भरने के लिए पैसे नहीं है। तो आम का पेड़ बोला, तुम उदास क्यों होते हो? मेरे ऊपर इतने सारे फल लगे हैं, तुम इन फलों को तोड़ो, बेच दो, पैसे मिलेंगे, तुम फीस भर देना। तो बच्चा खुश हो गया। फिर थोड़ी देर बैठा आम की छाँव में, फल खाए, उसके साथ खेला, फिर फल तोड़े, गया, बेचा और पैसे मिले, उससे फीस भर दी अपनी। अब फीस भरी गई तो स्कूल जाने लगा, पढ़ने लगा, फिर धीरे धीरे कॉलेज गया पढ़ने के लिए। अब जैसे जैसे बड़ा होता गया ना, पहले सप्ताह में एक बार जाता था आम के पेड़ के पास, फिर महीने में जाने लगा, फिर 3-4 महीने बीत गए, लेकिन आम का पेड़ उसकी रोज इंतजार करता था। अब जब वो पढ़ लिख गया, अब उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे हुए, लेकिन वो आम का पेड़ रोज उसकी इंतजार करता था। फिर एक दिन ये उस आम के पेड़ के पास गया तो आम का पेड़ बड़ा खुश हो गया कि अरे आज आया है, दोनों बैठेंगे, बातें करेंगे, खेलेंगे। लेकिन आज तो बहुत उदास था। तो आम के पेड़ ने कहा, क्या हुआ, इतने दिनों बाद आए हो और इतने उदास मुंह लटका कर? तो इसने कहा कि देखो अब मैं बड़ा हो गया हूँ, जिम्मेदारियाँ आ गई हैं मेरे ऊपर, अब मुझे एक मकान चाहिए। किसी तरह से पैसे जुटाए हैं, मकान बनाया थोड़ा, लेकिन अब दरवाजे खिड़की लगाने पैसे नहीं है मेरे पास। तो आम का पेड़ बोला, इतनी सी बात, एक काम करो ना, पहले तो मेरे फल तोड़ के बेच देना, फिर मेरी टहनियाँ काट लेना और अपने खिड़की दरवाजे बना लेना, तो तुम्हारा मकान सुरक्षित हो जाएगा ना। तो बोला हाँ, खुश हो गया, बैठा पेड़ के नीचे, थोड़ी देर आराम से उसकी छाँव में सोया भी, फिर फल तोड़े, बेच के आया, पैसे मिल गए, फिर टहनियाँ काट दी, वो बेच दी, फिर पैसे मिले, उससे उसने अपने खिड़की दरवाजे लगा लिए,
खुश हो गया। अब आम का पेड़ बेचारा कैसा हो गया, एक ठूठ के जैसा, न टहनियाँ न पत्ते न फल, लेकिन फिर भी प्रसन्न था कि मैंने इस बच्चे की मदद करी। अब कुछ समय फिर बीता। अब एक दिन फिर आया ये, कमर थोड़ी थोड़ी झुक गई थी, बाल सफ़ेद हो गए थे, आम के पेड़ के पास आया। अब आम का पेड़ ने सोचा ये तो हर बार आता है तो मांगने ही आता है, तो उसने कहा देखो इस बार मेरे पास तुमको देने के लिए कुछ नहीं है। तब उसने कहा नहीं, इस बार मैं भी तुमसे मांगने नहीं आया हूँ कुछ। तो बोले फिर कैसे याद आई मेरी? तो उसने कहा कि आज मैं इसलिए आया हूँ कि बस तुम्हारे पास बैठूं, तुम्हारी छाँव में बैठूं, तुम्हारी गोद में सिर रख करके अपना दिल हल्का करूं, अपनी कुछ बातें तुम्हें बताऊं, और तुम्हारी छाँव में जैसे मैं पहले सोता था ना ऐसे सो। तो आम का पेड़ बड़ा दुखी हो गया, बोला आज तो मेरे पास छाँव भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। लेकिन जितने में ये आम का पेड़ ऐसा कह रहा था ना, तो ये जो व्यक्ति था ये तुरंत आम के पेड़ के साथ लिपट गया, और आम का पेड़ इतना खुश हो गया कि मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है, फिर भी तुम मेरे पास आए हो। और आम का जो पेड़ था ना इतना प्रसन्न हो गया अंदर से कि उसमें नई नई छोटी छोटी कोपले फूट गए। कोपले समझते हो ना बच्चे, छोटे छोटे पत्ते निकल के आ गए, और आम का पेड़ बड़ा प्रसन्न हो गया। तो ये आम का पेड़ जो है ना, ये और कोई कौन है ये बच्चों? किसी को समझ में आया कौन है ये आम का पेड़? ये हमारे माता पिता हैं। हम जब छोटे छोटे होते हैं तो सारा दिन अपने माता पिता के पास पास घूमते हैं ना, उनके हाथ से खाते हैं, उनकी गोद में सोते हैं, उनके कभी कंधे पे चढ़ जाते हैं, कभी कमर पे चढ़ जाते हैं, और माता पिता कितने खुश रहते हैं, लेकिन कभी दुखी नहीं होते, कभी हमें झिड़कते नहीं, कभी दूर नहीं करते। फिर जब विद्यालय जाने लग जाते हैं तो फिर थोड़ा थोड़ा समय मित्रों के साथ बिताने लग जाते हैं, फिर मित्रों से इतनी दोस्ती हो जाती है, इतने मित्र बन जाते हैं कि फिर हम कभी कभी माता पिता के पास जाते हैं, बैठते हैं। फिर जब हम और बड़े हो जाते हैं, फिर किसी के बॉयफ्रेंड बन जाते हैं, किसी के गर्लफ्रेंड बन जाते हैं, है कि नहीं? फिर शादी हो जाती है, फिर अपने परिवार में इतने मस्त हो जाते हैं कि माँ बाप की वर्षों वर्षों याद नहीं आती, लेकिन माता पिता फिर भी इंतज़ार करते रहते हैं कि कभी तो आएगा बच्चा हमारे पास। और फिर जब जीवन में कठिनाई आती है, तब जब बच्चा जाता है तो माता पिता ऐसे कहते हैं कोई बात नहीं, तू दुखी मत हो, मेरे पास जमा पूंजी है ना, तेरी कठिनाई में दूर कर दो। वो अपनी जमा पूंजी दे देते हैं। उन्होंने अपने वृद्धावस्था के लिए कुछ बचा के रखा होता है, वो भी दे देते हैं कि ठीक है तुम ले लो, तुम सेटल हो जाओ, तुम खुश रहो। और माता पिता जब ज़्यादा वृद्ध हो जाते हैं, कभी कभी इंतज़ार करते हैं कि आएगा बेटा मिलने या बेटी आएगी मिलने के लिए, लेकिन वो इतने व्यस्त होते हैं अपने जीवन में कि उनको समय ही नहीं मिल पाता। और फिर जब जीवन में कोई बड़ा दुख आता है, फिर पहुंचते हैं, तब माता पिता के पास कुछ होता नहीं देने के लिए, लेकिन फिर भी हृदय में प्रेम होता है। जबकि बच्चे ने क्या किया, माँ बाप को छोड़ के चला गया, बीमारी आई, तंगी आई, कभी मुड़कर नहीं देखा, कभी पूछा नहीं, लेकिन माता पिता फिर भी प्रेम करते हैं। और फिर जब कभी बहुत दुखी होता है तो भी जब वो जाता है तो वृद्ध माता पिता उसे अपनी गोद में सिर रखकर उसके सिर को सहलाते हैं, पीठ को सहलाते हैं। ऐसा ही होता है कि नहीं? तो आपको और हमको अपने माता पिता के उपकारों को कभी भूलना चाहिए बच्चों? बोलो नहीं ना। लेकिन आजकल जो बच्चे हैं ना ऐसा कर रहे हैं, और इसलिए आज पाश्चात्य जगत से हमारे देश में भी वृद्धाश्रम आ गए, जबकि हमारी संस्कृति में कभी वृद्धाश्रम थे क्या?
आज भी हम कितने बड़े हो जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हम अपने माता पिता के साथ रहते हैं, हम अपने माता पिता के घर में रहते हैं। ऐसा ही होता है ना, आप सबने देखा होगा ना, दादा दादी नाना नानी सब होते हैं। तो पाश्चात्य देश जो है ना, वहाँ की संस्कृति है कि जब बच्चा 14 साल का हो जाता है तो बच्चों को बोलते हैं कि अब तुम बड़े हो गए हो, अब हम तुम्हें अपने साथ नहीं रखेंगे, तुम अपना कमाओ, अपना खाओ, पैसे कमाओ, अपनी फीस भरो, आगे की पढ़ाई करो। लेकिन क्या भारत देश में ऐसा बोलते हैं माता पिता? नहीं ना। बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, माता पिता उसको कहते हैं नहीं, हम हैं तेरे लिए, चिंता मत कर। तो आप सब बच्चों को एक बात समझनी है कि माता पिता और जो शिक्षक गण है ना, वो हमारे सच्चे हितैषी। क्या है वो बच्चों? सच्चे हितैषी हैं। वो हमसे सच में प्रेम करते हैं, वो सच में चाहते हैं कि हम उन्नत हो, हम आगे बढ़ें। तो इसलिए आजकल के जो बच्चे हैं ना, बहुत जल्दी धैर्य खो देते हैं, छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाते हैं ना, है ना। और माता पिता या शिक्षक गण कोई बात बोलते हैं तो तुरंत उनको बोलते हैं ऐसा थोड़ी है, आपको नहीं पता, ये ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जब वो काम करते हैं, फिर जब गलत हो जाता है, फिर पछताते, फिर बोलते हैं नहीं, माता पिता की बात मान लेते तो अच्छा रहता, अपने शिक्षकों की बात मान लेते तो अच्छा रहता, आज मैं प्रॉब्लम में नहीं पड़ता। होता है कि नहीं होता ऐसा? हाँ या ना? हाँ। तो इसलिए जब भी माता पिता आपको कुछ बोले, आपके शिक्षक आपको कुछ बोले, तो उनकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए, पसंद आए या ना आए, लेकिन कभी भी पलट के जवाब नहीं देना चाहिए। और फिर अकेले में बैठ के थोड़ा विचार करना कि उन्होंने ऐसा कहा है तो क्यों कहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अरे अगर मैं ऐसा करता तो अभी तो गड़बड़ हो जाती, लेकिन माता पिता ने, शिक्षकों ने सही बात बोली, तो इसलिए अब मुझे ऐसा ही करना है, भले मेरे को पसंद आए या ना आए। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना। तो जो बच्चे अपने बड़ों की बात को ध्यान से सुनते हैं, उसे मानते हैं और उससे जीवन फिर उतारते हैं, तो वो कभी भी धोखा नहीं खाते। एक बार ना एक बच्चा था, तो उसके पिताजी उसके साथ थे, तो वो उसने देखा कि एक ना पतंग उड़ा रहा है, तो बोले कि पिताजी मुझे भी पतंग उड़ानी है, मुझे भी सिखा दो ना पतंग उड़ानी। तो पिताजी बोले अच्छा ठीक है, चलो हम दोनों एक पतंग खरीद के लाते हैं। पतंग लेकर के आए और उसके बाद में पिताजी बच्चे को सिखाने लगे पतंग उड़ानी। तो बच्चा बोलता है कि पिताजी देखो इतनी ऊपर तो गई, लेकिन अब ये डोरी से बंधी है, इसलिए और ऊपर नहीं जा पा रही है, अगर हम इसकी डोरी को काट दें, इसको स्वतंत्र कर दें, तो ये और ऊंची उड़ जाएगी। तो पिताजी ने कुछ नहीं बोला, जबकि समझते थे। पिताजी ने क्या कहा, ठीक है, काट दी डोरी। देखा कुछ क्षणों के लिए पतंग ऊपर उड़ी, लेकिन उसके बाद वो पतंग हवा के साथ कहाँ उड़ गई पता ही नहीं चला, किस गंदे नाले में जाके गिर गई, खो गई पतंग। तब पिताजी ने उस बच्चे को समझाया कि देखो ऐसे ही हमारा जीवन भी है, हम सब चाहते हैं क्या, स्वतंत्रता, हमारे मन में जैसा है वैसा करें हम, लेकिन हमारे जीवन में अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है, बड़ों की देखरेख का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नहीं तो क्या होगा, जब हम स्वतंत्र होंगे ना, तो हमें लगेगा अब तो हम आगे बढ़ गए, लेकिन फिर कैसा संग मिल जाए मित्रों का पता नहीं, कहीं गलत संग में चले गए। आजकल के बच्चों को देखो तो किसी को नशे की आदत लग जाती है, कोई चरित्र से गिर जाते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि मुझे क्या उचित है क्या अनुचित है। आजकल कई स्कूलों में हम जाते हैं ना, तो बोलते हैं 6ठी 7वीं 8वीं के बच्चे, अरे ये तो पान मसाला खाने लग गए हैं, ये तो गुटखा खाने लग गए हैं, और 11वीं 12वीं तक जाओ तो बोलते हैं तो ड्रग एडिक्ट्स हो गए हैं, और बोलते हैं कि अब तक इन बच्चों का पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, क्योंकि किसी की
इसके साथ अफेयर है, किसी का उसके साथ, क्योंकि रोज डे आ गया, वैलेंटाइन डे आ गया, चॉकलेट डे आ गया। तो इन सब बातों के कारण क्या होता है, फिर बच्चे का मन भटक जाता है, अपने लक्ष्य को भूल जाता है और उसके कारण फिर अपने गलत मित्रों की संगति में पड़कर गलत आदतें आ जाती हैं और उन गलत आदतों में फंस करके उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता। वो अपने माता पिता से दूर दूर रहने लग जाता है। शिक्षक लोग कोई बात बताते हैं तो आंखें नीची करता है, ऊपर आंखें नहीं मिला पाता है। और कभी कभी उसको एहसास ही होता है कि मैं गलत कर रहा हूँ या गलत कर रही हूँ, लेकिन मन इतना हावी हो जाता है कि वो अपने आप को बचाना चाहता है, लेकिन बोलो बच्चों, नहीं पाता है। तो इसीलिए आप सबने सुना होगा ना, कई बार माता पिता बोलते हैं, टीचर्स बोलते हैं, बेटा कुछ गलत हो जाए ना तो डरना मत, सबसे पहले आके हमें बता दे। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने मित्रों को बताओगे तो मित्रों की बुद्धि कितनी, उनके पास जीवन का अनुभव कितना बच्चों, तो उनकी जितनी बुद्धि है, जितनी समझ है, जितना अनुभव है, उसी के अनुसार तो आपको बताएंगे हल। तो क्या वो समस्या का हल सही होगा? नहीं। लेकिन आपके माता पिता, आपके शिक्षक गण, वो आपसे उम्र में बड़े हैं, अनुभव में बड़े हैं, ज्ञान में बड़े हैं। इसलिए अगर आपके जीवन में कोई समस्या आती है ना, तो अगर आप अपने क्लास टीचर को बताते हो या आपका कोई फेवरेट टीचर है या आपके माता पिता उनको बताते हो, तो वो अपने अनुभव के अनुसार आपको सही दिशा देते हैं, आपके जीवन को गलत मार्ग पर जाने से बचा लेते हैं। और आप जब बच जाते हो, और अगर ये अब जो आप जिस उम्र में हो ना, अगर ये 5-7 साल आपने संभाल लिए तो आपका जीवन उन्नत और उन्नत होता जाए, क्योंकि तब तक आपका अपना विवेक जागृत हो जाए, आपके पास अपनी सूझबूझ आ जाएगी और फिर आपको पता चलेगा सही क्या गलत क्या, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, यू विल बी एबल टू डिसाइड। इसीलिए कहते हैं कि जो आपका कॉलेज तक का समय है उसको आपको खूब अच्छे से संभालना है, ठीक है कि नहीं, और अपने बड़ों से मार्गदर्शन लेकर के चलना है ताकि आप गलती से भी गलत संग में न पड़ो। संग का रंग लगता है कि नहीं लगता है बच्चों, बोलो हाँ या ना। देखो एक चींटी है, वो मिट्टी में चल रही थी, तो कोई व्यक्ति आया, उसने देखा ही नहीं, उसके ऊपर पैर रखा, चींटी दब गई, मर गई, जीवन खत्म हो गया। और वही वो चींटी एक पेड़ के ऊपर चढ़ गई, उसके ऊपर फूल था, उसके फूल के ऊपर चली गई, तो माली आया, उसने फूल तोड़ा, सुंदर सी माला बनाई। अब जो फूल वाली थी वो उसको माला को ले गई। कोई मंदिर में जा रहा था पूजा करने के लिए, उसने उस माला को खरीदा, उस माला को भगवान जी को चढ़ाया, और वो जो चींटी थी वो भगवान के सिर तक पहुंच गई। अब जब जो भी कोई आ रहा है वो भगवान की मूर्ति के आगे मत्था टेकता है कि नहीं टेकता है, तो अब वो चींटी कहाँ है, भगवान के सिर पर, तो वो नमन जो है वो उस चींटी को भी हो रहा है कि नहीं हो रहा बच्चों। तो संग का रंग है ना, गलत संग में पड़ी, मिट्टी में गई, पैर रखा, कुचली गई, मारी, खत्म हो गया जीवन। और वहीं वो फूल पर गई, फूल भगवान के शीश पर गया, और वो चींटी वहां गई, तो जो भी आ रहा है वो उसकी पूजा कर रहा है, उसको मत्था टिका। क्या था? केवल संग का रंग। तो अगर आप अच्छा संग करोगे तो आप भी जीवन में उन्नत होगे, जीवन आपका फलेगा फूलेगा, खुशियां होंगी जीवन। और गलत संग करोगे तो किस जगह कहाँ गलत खाई में गिर जाओगे, मिट जाओगे, पता भी नहीं चलेगा कहाँ चले। समझ में आया कि नहीं आया? आप सब पढ़ते हो ABCD क ख ग, वही अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना बेटा। लेकिन एक बच्चा है वो अच्छे संग में रहता है, अच्छी बातें सुनता है, तो वो अच्छे अच्छे श्लोक लिखना शुरू कर देता है, अच्छे अच्छे शब्द लिखना शुरू कर देता है, सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाना शुरू कर देता है। और एक बच्चा है गलत संग में रहता है, तो वही अक्षरों को जोड़ करके गालियाँ लिखना शुरू कर देता है कागज़ पे।
अक्षर तो वही है कि नहीं है, लेकिन सूझबूझ का फर्क है, संग का रंग है। तो इसलिए आप सब बच्चों को ये बात समझनी होगी कि आजकल पाश्चात्य जगत का बहुत असर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बच्चियां हैं, छोटे छोटे कपड़े पहनने शुरू हो गई हैं, बच्चे हैं मोबाइल देखते रहते हैं और उसके ऊपर उनको पता ही नहीं कि अच्छी चीज़ क्या बुरी चीज़ क्या। कुछ भी आ गया, कोई ऐड आ गई, भले खराब है, देखने लग गए, फिर ऐड के ऊपर में क्लिक करते हैं, उसके आगे लिखा रहता है कुछ और, फिर उसको क्लिक करते हैं, जो न देखने जैसा है वो देखने लग जाते हैं और उनको पता ही नहीं लगता कि कब हमारा चारित्रिक पतन शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि बच्चों को पता नहीं है कि हमारे लिए हितकर क्या है, अहितकर क्या है। हाँ या ना? कमर गर्दन सीधी, ज्ञान मुद्रा, है कि नहीं? झुक झुक के थोड़ी बैठना है। बच्चे हो कि बूढ़े हो? बोलो बोलो, अगर बूढ़े हो तो बोलो हम बूढ़े हैं। तो कमर गर्दन सीधी लगना चाहिए कि बच्चे हैं, ठीक है कि नहीं? तो आप सबका जो चरित्र है ना, बहुत 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 अनमोल है आप सबके लिए। इसलिए आपका जो शरीर है ये सबसे अनमोल है आपके लिए, ईश्वर ने दिया है तो इसको स्वस्थ रखना है। अच्छा, जो पान मसाला खाते हैं, पान मसाले में क्या होता है बच्चों बताओ? किससे बनता है पान मसाला? किसी ने पढ़ी है उसकी मैन्युफैक्चरिंग? आजकल खूब शौक से बच्चे खाते हैं, पान पराग खा रहा हूँ मैं तो, है ना, सुपारी खा रहा हूँ मैं तो। खाते हैं कि नहीं खाते हैं? कितने बच्चे पान पराग खाते हैं? हाथ ऊपर करो जरा। कितने बच्चे सुपारी खाते हैं? अब शर्म आ रही है इसलिए नहीं कर रहे हाथ ऊपर, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान से सुनो। पान पराग, पान मसाला, ये सब कभी नहीं खाना चाहिए। इनके अंदर में आपको पता है क्या डलता है? एक पान पराग के डब्बे से आपने न्यूज में देखा होगा, किसका स्केलेटन निकला था बच्चों? जल्दी बताओ, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, किसका स्केलेटन निकला था? छिपकली का। क्या निकला था? छिपकली का स्केलेटन। और सच में जब जहाँ ये लोग बनाते हैं ना, सुपारी जो होती है ना, उसके अंदर छेद छेद होते हैं कि नहीं होते हैं ना? तो वो सुपारी कैसे उसमें छेद होते हैं, उसको कई दिनों तक भिगो के रखते हैं, उनमें कीड़े कीड़े हो जाते हैं और वो कीड़े छेद छेद करते हैं, फिर सुपारी को काट के सुखा देते हैं और उसको आप और हम सब खाते हैं। छी छी छी, है कि नहीं? आप सबके सब शैम्पू यूज करते हो ना? कौन कौन करता है यूज शैम्पू? हाँ, वो शैम्पू में क्या क्या होता है पढ़ी है? उसकी मैन्युफैक्चरिंग पढ़ी है आपने? उसके अंदर अंडा होता है, उसके अंदर कई जानवरों की चर्बी निकलती है, वो होती है, पता है आपको? और शैम्पू जब बनता है तो उसकी टेस्टिंग कैसे होती है? नहीं तो साबुन आँख में जाता है तो आँख जलती है कि नहीं जलती है? तो आपको मालूम है शैम्पू की टेस्टिंग कैसे होती है? निर्दोष छोटे छोटे जो खरगोश होते हैं ना, उनको उस शैम्पू से नहलाते हैं और देखते हैं कि उनकी आंखें लाल हुई कि नहीं हुई, उनकी आंखें खराब हुई कि नहीं, और कई खरगोशों की आंखें चली जाती हैं, पता है आपको? इसीलिए हमारे बुजुर्ग लोग जो थे वो आंवला, रीठा, शिकाकाई का उपयोग करते थे बालों को धोने के लिए। और आजकल तो शैम्पू में साथ में केमिकल्स डलते हैं। ये सारे केमिकल्स जो है ना, हमारे ज्ञान तंतुओं को भी कमज़ोर करते हैं, हमारे बालों की जड़ों को भी कमज़ोर कर देते हैं। कुछ समय के लिए बाल अच्छे रहते हैं बस। तो आप सब बच्चों को जागरूक होना होगा, ठीक है ना? और जो आप लोग क्रीम पाउडर यूज करते हो उसमें क्या होता है पता है? पढ़िए उसकी मैन्युफैक्चरिंग, तो पढ़ना चाहिए ना। क्रीम के अंदर जानवरों की चर्बी होती है, पता है आपको? बंदरों की चर्बी डालते हैं उसके अंदर सॉफ्टनेस लाने के लिए। तो आप बताओ, बंदरों की चर्बी मुंह पे लगाओगे तो शुद्ध रहोगे क्या? नहीं ना। और जब बंदरों को मारते हैं तो उनकी आत्मा दुखी होती है कि नहीं होती है? होती है कि नहीं? आपको कोई मारे तो अच्छा लगेगा बेटा? नहीं लगेगा ना। तो इसलिए
क्रीम पाउडर ये सब नहीं यूज करना चाहिए। अच्छा, पान कौन कौन बच्चा खाता है? कितनों ने खाया पान? शौक से तो कई लोग खाते हैं। उसमें कत्था लगाते हैं ना, कत्था लगाते हैं ना, लाल लाल कत्था। हाथ नीचे करो। ऑनेस्ट बच्चे हैं, शाबाश, ईमानदार है। मैंने भी खाया है बचपन में। तो कत्था लगाते हैं ना, तो कत्था जो प्योर कत्था होता है बहुत महंगा होता है। बाजार वाले कोई नहीं प्योर लगाते। जो आपके स्लॉटर हाउसेस है ना, जहाँ जानवरों को मारते हैं, वहाँ जो जानवरों का सूखा सूखा खून होता है ना, उसको खुरच के लाते हैं और उसको उसके अंदर मिलाते हैं, फिर नकली कत्था बनता है। तो आप बताओ, शुद्धता है क्या? अच्छा, कितने बच्चे चॉकलेट्स खाते हैं? कितने बच्चे टॉफीज खाते हैं? तो अब ये जो चॉकलेट्स हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग पढ़ी है आपने? और कोडिंग में सारी कंपनीज लिख देती हैं कि इसके अंदर गौमांस है, इसके अंदर जानवरों की चर्बी है, और फिर भी हम लोग खाते हैं कि नहीं खाते हैं? मैं तो नहीं खाती हूँ। डेयरी मिल्क कितने बच्चे खाते हैं? किटकैट कितने खाते हैं? कैडबरीज कितने खाते हैं? तो आपको मालूम है, जब हमारा देश स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था, स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में डाला गया था, तो उनका धर्म भ्रष्ट करने के लिए उनको कारतूस मुंह से खोलने के लिए कहा जाता था। पर उन लोगों ने अपने प्राण देने स्वीकार किए, लेकिन मुंह से कारतूस नहीं खोला। क्यों? क्योंकि उसके अंदर गाय की चर्बी थी। और आज आप और हम सब के सब खा रहे हैं। तो हमें जागरूक होना होगा कि नहीं होना होगा? और ये सारी चीज़ें जो है ना, इतनी बीमारियां पैदा करती हैं हमारे अंदर कि उसका आपको अभी ख्याल भी नहीं। अच्छा, कितने बच्चे नमकीन खाते हैं, पैकेट्स, चिप्स खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं? सब करो हाथ ऊपर, है कि नहीं? चलिए अब हाथ नीचे करें। अब मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताऊंगी, सब बच्चे एकदम ध्यान से सुनना। कोई भी बात नहीं करेगा, जिसको बात करनी है मैं माइक दूंगी, आप आगे आना और आप बात बताना, हम सब सुनेंगे अच्छे से, ठीक है? चलिए, कमर गर्दन सीधी, ज्ञान मुद्रा। हाँ, अब जितनी चीज़ों के नाम मैंने लिए ना, आप सब ने कुरकुरे के पैकेट को कभी पढ़ा है बेटा? नमकीन के पैकेट को, उसके ऊपर लिखा होता है कौन से तेल में वो बना होता है। किसी बच्चे ने पढ़ा है? बोलो बोलो। नहीं पढ़ा? तो आपका पेट डस्टबिन है, कुछ भी डालते जाओ बिना देखे बिना समझे। हाँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना। हाँ, अमेरिका में वहाँ के उच्च अधिकारियों ने खोज करवाई, सर्वे करवाया कि अमेरिका की टॉप पोजीशंस पे कौन लोग हैं, चाहे वो इंजीनियर्स हों, चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट्स हों। तब उन्होंने सर्वे किया तो उन्हें पता चला कि 70 to 80% भारत के बच्चे टॉप पोजीशंस में, ठीक है ना? तब उन लोगों ने फिर से एक कॉन्फ्रेंस बुलाई, फिर उन्होंने चर्चा की कि भारत के बच्चे इतने सफल क्यों हैं, भारत के बच्चे टॉप इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स क्यों हैं। तब उन्हें पता चला कि 2 विशेषताएं हैं भारत के बच्चों में। पहली चीज़ कि वो अपने आप को हमेशा इमोशनली सिक्योर समझते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमेशा अपने माता पिता के संपर्क में रहते हैं। हमेशा उनको कोई भी कठिनाई आती है तो वो अपने माता पिता से परामर्श करते हैं, और इसलिए वो कभी गलत नहीं जाते, इसलिए वो सफल होते हैं, क्योंकि वो कभी अकेलापन महसूस नहीं करते। उनको पता है कि भले हम इतने मीलों दूर हैं, लेकिन हमारे माँ बाप हमारे साथ हैं। कुछ भी होगा तो हम उनसे पूछेंगे तो तुरंत हमको सही सलाह देंगे। तो इसलिए वो बच्चे अपने आप को हमेशा सुरक्षित महसूस करते हैं। और दूसरी बात, भारत के जो बच्चे हैं ना, वो जहाँ तक हो सके बाजार का खाना नहीं खाते। या तो अपने हाथ से बना के खाते हैं,
और यानी जब जब अवसर मिलता है तो अपनी माँ के हाथ का बना हुआ भोजन, अपनी बहन के हाथ का बना हुआ भोजन करते हैं। और वो भोजन शुद्धता से बनाया जाता है। वो जो भोजन होता है ना, जब माँ या बहन आपके लिए भोजन बनाती है बेटा, तो क्या मशीन की तरह बनाती है? या बाहर का बाजार का व्यक्ति बनाता है तो वो तो कहता है पैसे आने चाहिए, गंदा मंदा जो हो बना के दे दो, बस पैसे आने चाहिए, बासी हो कुछ भी हो चलेगा। ऐसा ही सोचते हैं ना, ऐसा ही सोचते हैं कि नहीं, है ना? लेकिन माँ जब भोजन बनाती है तो कैसे बनाती है कि मेरा बच्चा उन्नत हो, मेरा बच्चा स्वस्थ रहे, मेरे बच्चे के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हो। ये सब भावनाएं होती हैं कि नहीं होती हैं? और इसलिए जब वो भोजन करते हैं तो हम पुष्ट होते हैं, तब हम हमेशा अच्छे विचारों से संपन्न बनते हैं। तो आप सब ने पैकेट्स पे पढ़ा है क्या लिखा रहता है? क्या लिखा रहता है? भोजन कौन से तेल में बना है? अभी मैं बोलूँगी तो सबको पता चल जाएगा। पहले के समय में मूंगफली का तेल उपयोग होता था, सरसों का तेल होता था, नारियल का तेल होता था। लेकिन आजकल कौन सा तेल उपयोग कर रहे हैं? पाम ऑयल। कौन सा? पाम ऑयल। और पाम ऑयल सबसे घटिया तेल है। उसके कारण आज से 15 साल पहले आप अपने टीचर से पूछना, अपने माता पिता से पूछना, घर में बड़ों से पूछना, कभी बच्चों को हार्ट अटैक होता था? नहीं होता था। कभी बच्चों को शुगर होती थी? नहीं होती थी। कभी बच्चों को हाई बीपी लो बीपी होता था? नहीं होता था। लेकिन अभी आपने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा, 8 साल के बच्चे को हार्ट अटैक हो गया, 14 साल के बच्चे को शुगर हो गई। क्यों? ये सब पाम ऑयल के कारण है। तो अब आप सबको बता दिया। अब आप सब सोचो कि आपका हित किस में और अहित किस में। ठीक है कि नहीं? समझ में आ गया आप सबको? तो जितनी बातें बताई हैं, इन सब बातों को आप सब अपने जीवन में लाओगे बेटा, सतर्क रहोगे। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको ये सब बातें पालन करनी होंगी, नहीं तो आपका स्वास्थ्य नहीं बिगड़ेगा तो और किसका बिगड़ेगा? हाँ या ना? ठीक है ना? और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या कहते हैं? लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। क्या कहते हैं? तो आप सबको हंसना सिखा दूं, फिर छुट्टी कर दूं? सीखना है हंसना? चलिए, तो देव मानव हास्य। ठीक है, चलिए। ओम 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 ओम। सभी बच्चे करो, छूट दे रही हूँ। ओम 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 ओम। हरि 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 हरि। राम 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 राम। ओम 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 ओम। हाथ ऊपर कर, हाथ ऊपर करके हंसो। डॉक्टर्स भी बोलते हैं आजकल के बच्चे क्यों टेंशन में आ रहे हैं, क्यों डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्यों सुसाइड करते हैं? क्योंकि हंसते नहीं हैं, खुश नहीं रहते हैं। पढ़ते पढ़ते थक जाओ तो क्या करना है? हास्य प्रयोग, और दिन में 5 बार तो जरूर। और जिसके बीच में भगवान का नाम मिला हुआ है, तो अभी अभी आपको बताया था ना, राम कौन है? रोम रोम में बसने वाले। राम कौन है? जिनकी गोद में आप विश्राम करते हो और सुबह तरोताजा होकर के उठते हो। ठीक है कि नहीं? चलो एक बार हास्य प्रयोग करो खुल करके, कोई कुछ नहीं कहेगा आपको। ओम 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 ओम। हरि 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 हरि। राम 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 राम। शिव 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 शंभू भोलेनाथ। ठीक है? तो अब आप सब बच्चे इन सब बातों को याद रखना। ऊंचा चरित्र होना चाहिए। क्या कहावत है? इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। इफ, बोलो पूरा करो। इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। ठीक है ना? धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ कुछ गया, लेकिन चरित्र गया तो सब कुछ गया। तो आप बच्चे बस याद रखना कि कुछ भी काम करो तो एक बात सोच लेना कि जो मैं करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, इससे मेरे माता पिता और मेरे शिक्षक प्रसन्न होंगे कि नाराज हो। बस इतनी
बात सोच लेना तो आप कभी भी गलत नहीं जाओ, ठीक है। तो इस विद्यालय की मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, टीचर्स और सभी स्टूडेंट्स का हृदय से धन्यवाद है कि आपने इतने शांतिपूर्वक तरीके से सुना है और आशा है कि इन सब बातों को अपने जीवन में उतारोगे। धन्यवाद। थैंक यू चिल्ड्रन।